नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेंट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 31 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 31 का जो पहला क्वेश्चन है कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है। द पार्लियामेंट ऑफ जापान इज कॉल्ड। तो जापान की संसद को डाइट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें जापान की संसद की, तो जापान की संसद का नाम डाइट है। इसके दो सदन है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि जापान का जो निचला सदन है उसका नाम क्या है। तो जापान की संसद का निचले सदन का नाम है प्रतिनिधि सभा, जिसको शोगिन के नाम से जाना जाता है। तो शोगिन क्या है? तो शोगिन यहाँ पे जापान की संसद का निचला सदन है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि जापान की संसद का उच्च सदन का नाम क्या है। तो उच्च सदन का नाम है पार्षद सभा, जिसको सांगिन कहा जाता है। क्या कहते हैं? सांगिन कहते हैं। तो दोनों ही बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दोनों की दोनों बातें परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। कई बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, टेट परीक्षाओं में पूछा गया है कि जापान की राजधानी का नाम क्या है। तो जापान देश की राजधानी का नाम टोक्यो है। और अगर बात करें आपका जापान देश की मुद्रा की, तो यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम येन है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। उसी प्रकार आपका परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि रूस देश की संसद का नाम क्या है। अगर बात करें रशिया देश की, तो रशिया देश की जो संसद है उसका नाम है आपका ड्यूमा। तो ड्यूमा यहाँ पे रूस देश की संसद का नाम है। अच्छा, जापान की आपकी डाइट है, ये बात आप बिल्कुल समझ गए होंगे। लेकिन शोरा किसकी है भाई? शोरा जो है वो कहाँ की है? कई बार पूछी गई है। तो अफगानिस्तान जो देश है, इसकी जो आपकी क्या है संसद का नाम है, वो शोरा है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और मजलिस ए शूरा किसका है? तो मजलिस ए शूरा आपके पाकिस्तान का है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ईरान की खाली, अगर ईरान की खाली पूछे तो ईरान की क्या है? तो ईरान की जो संसद का नाम है वो आपका क्या है? मजलिस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। साथियों, अगर आप भी एस्पिरेंट जून 2026 में अपना एस्पिरेंट किसी भी स्ट्रीम से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे और क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से है तो आपके लिए ये प्राइस बहुत बेहतरीन रहने वाला है। आपको हम देने वाला है 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। भाई, जो क्लास लाइव होगी उस क्लास को आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, 7876145409, आप इस नंबर पे 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। तो 7876145409, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से, आपके लिए ये बैच बहुत बेहतरीन रहने वाले। थ्योरी बेस्ड, हर एक टीचर आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएगा। तो आप बेहतरीन तरीके से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसी प्रकार कई बार परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्वे देश की संसद का नाम क्या है। तो नॉर्वे देश की संसद का नाम है स्टॉटिंग। क्या है भाई? स्टॉटिंग। तो स्टॉटिंग किस देश की संसद का नाम है? तो स्टॉटिंग आपका जो नॉर्वे देश है, नॉर्वे देश की जो संसद है उसका नाम स्टॉटिंग है। ये बात आप बिल्कुल समझ गए। भाई, कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है कि चीन देश की संसद का नाम क्या है। तो चीन की पार्लियामेंट का नाम है आपका नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। अच्छा, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। क्या है दोस्तों? जातीय संसद। तो जातीय संसद आपका बांग्लादेश की जो संसद है उसका नाम है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की संसद का नाम खाली कांग्रेस है। ब्रिटेन का संसद का नाम पार्लियामेंट है और भारत में संसद को संसद ही के नाम से ही जाना जाता है। और कनाडा में भी इसको पार्लियामेंट बोलते हैं। और ये सारी की सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्वीडन की संसद का नाम क्या है? तो स्वीडन की संसद का नाम है रिक्सडैग। क्या है मेरे दोस्त? रिक्सडैग आपके स्वीडन की संसद का नाम है। चलिए साथी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजा भूरी सिंह किस रियासत के शासक थे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो अगर बात करें राजा भूरी सिंह की, तो ये आपके चंबा रियासत के शासक थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। भूरी सिंह की बात करें तो ये 1904 के आसपास जो है वो चंबा रियासत की गद्दी पर बैठे थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए थे। राजा भूरी सिंह की अगर बात करें तो इनके द्वारा 1908 में चंबा में ही अपने नाम से एक भूरी सिंह म्यूजियम का गठन किया गया था। तो भूरी सिंह म्यूजियम जो है वो किसके द्वारा खोला? तो ये आपका 1908 में किसने? चंबा के राजा भूरी सिंह के द्वारा खोला गया था। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि चंबा रियासत के किस राजा ने चंबा शहर को बिजली प्रदान की, वहाँ पे बिजली घर का निर्माण किया। तो बिजली प्रदान करने वाले भी चंबा के राजा भूरी सिंह थे। और बिजली कब इन्होंने प्रदान की? तो ये 1910 में इन्होंने बिजली प्रदान करने का कार्य किया। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। इनके द्वारा ही चंबा में एक पुस्तकालय भी खोला गया था।
अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से 1918 के बीच, तो उस समय अंग्रेजों की मदद करने वाले चंबा रियासत के राजा कौन थे? तो वो भी कौन थे आपके? भूरी सिंह थे। तो चंबा के राजा भूरी सिंह ने ही प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद की थी। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। और भूरी सिंह की जो मृत्यु है वो 1919 में हुई। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, चंबा रियासत की बात करें। इस चंबा रियासत की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? तो चंबा रियासत की जो स्थापना है वो 550 ईस्वी में किसने की थी? राजा मारू। तो राजा मारू के द्वारा चंबा रियासत की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन कई बार आपके टेट परीक्षाओं में आया है। मारू के द्वारा जो है अपनी राजधानी किसको बनाएगा? भरमौर को। तो भरमौर को जो है, भरमौर या ब्रह्मपुर को अपनी राजधानी बनाया था राजा मारू ने। तो ब्रह्मपुर या भरमौर को अपनी राजधानी बनाया राजा मारू। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। और चंबा रियासत की जो इसने स्थापना करी थी वो 550 ईस्वी में करी थी। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि चंबा रियासत का वो कौन सा राजा था जिसने अपने नाम के पीछे वर्मन उपाधि जोड़ी थी? तो वर्मन जोड़ने वाले व्यक्ति थे आपके आदित्य वर्मन। तो आदित्य वर्मन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने नाम के पीछे वर्मन जोड़ा था। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बात परीक्षाओं में काम आने वाली है। और जो बात परीक्षाओं में काम आने वाली होती है उन बातों को डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना होता है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो चंबा शहर है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो चंबा शहर की जो स्थापना की गई वो चंबा की शक्तिशाली राजा साहिल वर्मन। और साहिल वर्मन ने चंबा रियासत की स्थापना 920 ईस्वी में की। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बात परीक्षाओं में पूछी जाती है कि साहिल वर्मन ने 920 ईस्वी में चंबा रियासत की स्थापना की। और इन्होंने जो चंबा शहर की, सॉरी रियासत नहीं, चंबा शहर की स्थापना की। और चंबा शहर की जो स्थापना है वो साहिल वर्मन ने अपनी पुत्री जिसका नाम चंपावती था उन्हीं के नाम पर रखा। तो चंबा शहर का नाम किसके नाम पे रखा? तो साहिल वर्मन की बेटी चंपावती के नाम पे रखा गया। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और चंबा के वो कौन से राजा थे जो अपनी राजधानी ब्रह्मापुर से कहाँ ले गए? चंबा ले गए। तो ब्रह्मापुर से चंबा शहर जो अपनी राजधानी ले गए वो भी कौन ले गया था? साहिल वर्मन ले गया था। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परीक्षाओं में सारी की सारी बातें परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में बनता है कि जो चंबा जिला है उसका साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितना था? तो साक्षरता दर की बात ही मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है? क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार चंबा जो जिला है उसका साक्षरता दर सबसे कम था। तो 2011 के अनुसार सबसे कम जो पढ़े लिखे लोग थे वो चंबा में थे। 72.17% जो है वो क्या था? चंबा का लिटरेसी रेट था। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बात करें संयुक्त राष्ट्र संगठन की तो संयुक्त राष्ट्र संगठन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठनों में से एक है, इसका जो मुख्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क यूएसए में है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संगठन की जो स्थापना है वो आपकी कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना होती है। और इसीलिए 24 अक्टूबर को हमारे देश में क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। साथियों, बात करें संयुक्त राष्ट्र संगठन की तो इसकी भाषाएं कौन कौन सी है? तो इसकी दो भाषाएं हैं, एक अंग्रेजी है और दूसरी मेरे भाई कौन सी है? फ्रेंच है। तो अंग्रेजी व फ्रेंच दो भाषाएं संयुक्त राष्ट्र संगठन में बोली जाती है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। मेरे भाई, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें टोटल देश कितने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है उसमें टोटल देश है 15। 15 में से स्थायी देश परमानेंट कंट्री कितनी है? तो परमानेंट कंट्री है 5। और यहीं से क्वेश्चन पेपर में बनता है कि स्थायी देश कौन सा है कौन सा नहीं है। इसके लिए आपको ट्रिक मैं दे रहा हूँ। ABC, FR से क्या बोलेंगे? ABC, फिर से A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, F से फ्रांस और R से रशिया। तो अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया ये क्या है? ये ऐसे देश है जिनके पास वीटो पावर है। 5 देश ऐसे हैं जो कि स्थायी देश है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का जो सुरक्षा परिषद है उसमें अस्थायी देश कितने हैं? तो नॉन परमानेंट कंट्री 10 है। देखो,
टोटल सुरक्षा परिषद में, सिक्योरिटी काउंसिल में 15 देश, और ये क्वेश्चन टेट में ना जाने कितने बार मेरे साथ ही आ रखा है। टोटल मेरे भाई 15 है। 15 में से 5 है आपके कैसे बीटो पावर वाले, और 10 है आपके जो अस्थायी है, नॉन परमानेंट है, जो बीटो पावर चाहते हैं लेकिन उनको नहीं मिल रही है। तो 5 देश है सुरक्षा परिषद में स्थायी, जो कि बीटो पावर वाले हैं। ट्रिक दिया था आपके भाई ने ABCFR से, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया। और आपको याद रखना है आपकी जो अस्थायी देश है वो कितने हैं, 10 देश है। तो ये सारी बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर्वाधिक बार अस्थायी देश बना है वो जापान बना है। सुरक्षा परिषद की बात करें, इसको दुनिया का पुलिसमैन, तो दुनिया का पुलिसमैन किस संगठन को, तो सुरक्षा परिषद, जो सुरक्षा परिषद UNO का है, उसको दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि भैया आपका जो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य 2011 में कौन था। तो 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व होता है कि 1000 पुरुषों के 1 किलोमीटर के पीछे कितने लोग यहाँ पे रहते हैं, उसको जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो 1 किलोमीटर के पीछे यहाँ पे बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और साथियों बात करें आपका जो भारत का जो जनसंख्या घनत्व 2011 में था वो कितना था, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व 2011 में था वो था आपका कितना, 382 प्रति व्यक्ति। क्वेश्चन कमीशन में आया था। तो मतलब कि 1 किलोमीटर के पीछे भारत में 382 लोग रहते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर भारत का है, और बिहार का उन सभी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। भाई साथियों बात करें भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो भारत में सबसे पहले जनगणना हुई थी 1871 में। किसके समय हुई थी, लॉर्ड 1872 में। किसके समय हुई थी, तो 1872 में। 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा भारत में पहली बार जनगणना करवाई गई थी। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पहली बार नियमित होता है कंटिन्यू जनगणना की शुरुआत कब हुई। तो मेरे साथ ही अगर बात करें नियमित जनगणना की, तो नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसने करवाई। नियमित होता है जो हर 10 साल हर 10 साल के बाद होगी, ये करवाई थी मेरे साथी लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने करवाई थी नियमित जनगणना, और खाली जनगणना कराई थी लॉर्ड मेयो ने। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 2011 की जो जनगणना थी वो स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी, तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी 2011 की जनगणना। और पूरे भारत की जो जनगणनाओं में आती है वो 15वें नंबर की आती है। और 2021 में भी वैसे जनगणना होने वाली थी, लेकिन क्या हुआ कि 2021 की जो जनगणना है वो नहीं हो पाई, वो 2027 में हो रही है। और ये ऐसी जनगणना है 2021 की जो पहली बार डिजिटल जनगणना, तो पहली बार डिजिटल जनगणना 2021 वाली कब देखने को मिलेगी, तो ये 2027 में देखने को मिलने जा रही है। साथियों क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि 2021 वाली जो जनगणना है उसका थीम क्या है। तो जो कि 27 में हो रही वो है जन भागीदारी से जन कल्याण। ये क्वेश्चन आ सकता है, जन भागीदारी से जन कल्याण। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि जो अभी 2017 में जो आपका 27 में जो आपकी जनगणना हो रही है वो गृह मंत्रालय ही जनगणना को करवाता है। तो उसमें कितने आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। 2011 में 29 प्रश्न पूछे गए, इस बार आधिकारिक तौर पे 33 प्रश्न यहाँ पे लोगों से पूछे जा सकता है। तो दोनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। और सबसे जो फेवरेट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में भारत की जनगणना आयुक्त कौन होने वाले हैं। तो वर्तमान में जो भारत के जो आपके बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जनगणना जो आयुक्त है वर्तमान में, उनका नाम है आपका श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। क्या है मेरे साथी, श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। ये क्वेश्चन देखो बन सकता है भाई, श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। तो श्री मृत्युंजय कुमार नारायण क्या है, भारत के जनगणना आयुक्त बनने जा रहे हैं। ये बहुत बहुत जनगणना आयुक्त है वर्तमान में। तो श्री मृत्युंजय कुमार नारायण क्या है, आपकी जनगणना आयुक्त है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। और जनगणना जो है भारत की वो किसके अधीन काम करती है, तो गृह मंत्रालय के अधीन ये काम करती है। ये बात भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। एक बार आपके टेट परीक्षाओं में ये क्वेश्चन भी आया था कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक सेक्स रेशो किस राज्य का था, सर्वाधिक लिंग अनुपात किस राज्य का था। तो वो था आपका केरल राज्य का। केरल राज्य की में जो है वो का जो लिंग अनुपात है 1084। लिंग अनुपात होता है सेक्स रेशो की 1000 पुरुषों की तुलना में केरल में 84 महिलाएं ज़्यादा रहती है। तो केरल का लिंग अनुपात क्या हुआ, ज़्यादा हो गया। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों 1-2 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, किसी कारणवश आपके बीच वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन अब मैं आपके बीच, अगर आपका कोई साथी एंट्रांस वगैरह की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी लगातार वीडियो डालने वाला हूँ। और SP टेट के लिए भी मेरी वीडियो आपके बीच
लगातार कंटिन्यू अब रहने वाली है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए बेहतरीन तरीके से। मैं आपको बेहतरीन तरीके से सिखाने वाला हूँ, बस आप बने रहिए हमारे साथ। और कमेंट बॉक्स में लास्ट में अंतिम में एक बार जरूर लिखे हर हर महादेव। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा तटीय राज्य है वो गुजरात है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, जो कि 1600 किलोमीटर के आसपास जो है वो सीमा बनाता है। तटीय राज्य का मेरे भाई अगर मैं बात करूँ तो जो तटीय राज्य है वो आपका क्या है, तो तटीय राज्य जो समुद्रों के साथ सीमा बना रहे, ठीक है। तो दक्षिण भारत से भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, कोस्ट लाइन बनाते हैं, तो वो 9 राज्य है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि पूरब की तरफ कौन बनाते हैं, पश्चिम की तरफ कौन बनाता है। तो ये है आपका पश्चिम। यहाँ पे गुजरात से लेकर सबसे अधिक तो गुजरात बनाता है, गुजरात से लेकर यहाँ तक तटीय सीमा बनाते हैं। ये आपकी पूर्व, ये है आपकी पश्चिमी तटीय सीमा, ये पूर्वी तटीय सीमा। तो आपको दोनों बातें याद होना चाहिए। टोटल राज्य 9 बनाते हैं। तो यहाँ कौन कौन बनाएगा, तो यहाँ के लिए आपको ट्रिक याद रखना है, गोगू के नाटक महान। क्या ट्रिक है, गोगू के नाटक महान। तो गोगू के नाटक महान वाला ट्रिक आपको याद रखना है। गोगू से गो से गोवा, गु से गुजरात, के से केरल, नाटक से कर्नाटक, महान से महाराष्ट्र और नौ से आपका क्या, महान से महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आपका गु गुजरात और गो से गोवा। तो गोगू के नाटक महान से क्या बोलेंगे, 9 राज्य ऐसे जो तटीय सीमा बनाते हैं। पश्चिम में 5 है, गोवा, गुजरात, ये भी तटीय सीमा बनाता है, सर्वाधिक तटीय सीमा बनाता है। आपका गोगू, गोगू, गो से गोवा, गु से गुजरात, के से केरल, गोगू के केरल, नाटक, नाटक से कर्नाटक, नाटक से क्या बनाया, कर्नाटक, महान से बनाया महाराष्ट्र। कितना आसान था। पश्चिम में बनाते 5 राज्य, गोवा, गुजरात, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। और पश्चिम में बनाते आपका पूरब में बनाते आपका कौन, तो पूरब में बनाते हैं अंधा उड़ता बंगाल में। पूरब में बनाने वाले राज्य है 4, जिसके लिए ट्रिक है अंधा उड़ता बंगाल में। अंधा उड़ता कहाँ पे साथियों, बंगाल। तो अंधा से क्या बनेगा, आंध्र प्रदेश, उड़ से उड़ीसा, ता से तमिलनाडु, बंगाल से बंगाल। आंध्र प्रदेश पता होना चाहिए, यहाँ पे नीचे दिया भी है आंध्र प्रदेश। आपका उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा के अलावा भाई आपका तमिलनाडु देख सकते हैं आप, बंगाल से पश्चिम बंगाल। तो ये भारत के 9 राज्य है, गुजरात, गोवा, आपका महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। और भैया आपका उधर से अगर मैं बात करूँ तो उधर से आंध्र प्रदेश, आपका उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। तो 4 आपके पूरब में है और 5 आपके पश्चिम में, और 9 राज्य ऐसे जो भारत की कुल तटीय सीमा या समुद्री सीमा बना रहे हैं। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। और सबसे बड़ी तटीय सीमा जो यहाँ पे बनाने का काम कर रहा है वो आपका गुजरात कर रहा है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की इनमें से किस झील का आकार सोती हुई महिला की तरह है? तो सोई हुई महिला की तरह जो आकार है वो आपकी रेणुका झील का है। रेणुका झील की बात करें तो ये 2.5 किलोमीटर लंबी है। कई बार इसकी लंबाई आपकी परीक्षाओं में पूछी गई है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो रेणुका झील ही हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। मेरे साथ ही हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है और रेणुका झील रेणुका माता के लिए बनी है। और ये झील भारत की सबसे छोटी रामसर साइड है। तो भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि स्थल, आर्द्रभूमि साइट, तो वो आपकी रेणुका झील है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो रेणुका माता है उनके पति का नाम क्या था? तो रेणुका माता के पति का नाम है ऋषि जमदग्नि। ये वही जमदग्नि है जिनको जामलू देवता के नाम से, किस नाम से, जामलू देवता के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। और ये भगवान परशुराम की क्या है, माता है और पत्नी है जामलू देवता की, जिनकी पूजा मलाना में की जाती है। मलाना आपका कुल्लू में पड़ता है, जहाँ पे विश्व का सबसे पुराना डेमोक्रेसी, सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है। ऑप्शन में है नाको झील। क्यों फेमस है? नाको झील किन्नौर में है, स्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हिमाचल की ऐसी झील जो कि स्केटिंग के लिए बहुत फेमस है, तो किन्नौर की जो नाको झील है वो आपकी स्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। नाको के अलावा मेरे साथ ही सोरंग झील भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाको झील के अलावा सोरंग झील भी आपकी कहाँ पड़ती है? किन्नौर में। नाको और सोरंग दोनों की दोनों किन्नौर में है। दोनों की दोनों आपको पता होनी चाहिए और दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। ऑप्शन में ही मनतलाई झील दिया है। अब ये मनतलाई झील कहाँ पर है, क्यों इम्पॉर्टेंट बनती है, क्या यहाँ से तो मनतलाई झील जो है ये पार्वती नदी के पास स्थित है और वहीं से निकलती है। ये 41-16 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो 41-16 मीटर मनतलाई झील की ऊंचाई है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। तो मनतलाई झील कहाँ पर है? आपकी
कुल्लू में, तो मंतलाई झील कुल्लू में है, नाको और सोरंग किन्नौर में है, आपकी रेणुका झील सिरमौर में है, और आपकी सूरजताल कहाँ पर है? तो सूरजताल झील आपके हिमाचल प्रदेश की कहाँ पर है? आपके लाहौल स्पीति ज़िले में है, और ये बारालाचा दर्रा जो है उसके समीप है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बारालाचा दर्रे के पास हिमाचल की कौन सी झील है? तो बारालाचा दर्रे के बाद हिमाचल की कौन सी झील है? आपकी सूरजताल झील है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। और जो सूरजताल झील है उसकी ऊंचाई 48-83 मीटर है, जहाँ से बाघा नदी का उद्गम होता है। ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें परीक्षा में पूछी जाती है, और जो बातें परीक्षा में पूछी जाती है ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। जय श्री गुल महाराज, जय माँ मंगयाणी, हर हर महादेव।